हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों उपसहसंयोजी यौगिकों में समाव्यवस्था। ठीक है, समाव्यवस्था बच्चों दो प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ पे संरचनात्मक समाव्यवस्था और त्रिविम समाव्यवस्था, ये दो प्रकार हैं। इनमें से आपके सिलेबस में बच्चों संरचनात्मक समाव्यवस्था के 4 समाव्यवस्था हैं। एक तो आपका बंधनीय यानी बंधन समाव्यवस्था बच्चों, आयनन समाव्यवस्था, उपसहसंयोजन समाव्यवस्था या उपसहसंयोजी समाव्यवस्था और विलायकन समाव्यवस्था। ये 4 समाव्यवस्था बच्चों, ज्यामितीय समाव्यवस्था और ध्रुवण समाव्यवस्था। बिल्कुल सिंपल है, 2-2 मिनट करके हम इनको समझेंगे थोड़ा सा, और बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों इसे आप लोग तैयार कर ही लेंगे। किसी भी स्टेट से हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। अब जैसे एक और इसका समाव्यवस्था था बच्चों उपसहसंयोजन स्थित समाव्यवस्था। ठीक है, तो उसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और पढ़ना होगा तो 1 मिनट का समय देकर के उपसहसंयोजी स्थित समाव्यवस्था देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 11th क्लास के केमिस्ट्री में ले चलते हैं बच्चों की समाव्यवस्था आपने पढ़ी थी कि अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उनके जो संरचना सूत्र है बच्चों अलग अलग हो जाता है। अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, तो आपका बच्चों एक प्रकार से एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि संरचना सूत्र बदलने के बाद उनके कुछ गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, कुछ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम समाव्यवस्था की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा कोई भी यौगिक होगा बच्चों, है ना, या 2-4 यौगिक की हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनका अणुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होने के कारण उनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि उसी से आप एल्डिहाइड बना लेते हैं, ऑक्सीजन है उसी से ईथर बन सकता है, उसी से आपका एल्कोहल बन सकता है, तो ग्रुप चेंज हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है बच्चों। तो जिनके अणुसूत्र समान किंतु रासायनिक सूत्र और संरचना सूत्र वो अलग अलग हो जाता है बच्चों। अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाए, वो एक दूसरे के समावयवी और यह प्रक्रम समाव्यवस्था कहलाती है। ऐसे ही हम उपसहसंयोजी यौगिकों में भी बात करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक आप सबको पता है बच्चों, संकुल लवण किसे कहते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों को आपस में मिला देते हैं, तो बच्चों मिलाने के बाद उसका क्रिस्टलन करते हैं तो एक नया यौगिक बनता है, जिसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। एक प्रकार से योगात्मक यौगिक के नाम से जाना जाता है। उसको 2 भागों में हमने बांटा था, द्विक लवण और संकुल लवण। यही संकुल लवण संकुल यौगिक है बच्चों, जिसको हम जल में मिलाते हैं तो वो सरल भागों में नहीं टूटता है, अपने मूल अवयवी यौगिकों में नहीं टूटता है, वो आपका क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी यौगिक, संकुल लवण या संकुल यौगिक, है ना, वही चीज है बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर है। तो उपसहसंयोजी यौगिकों में भी समाव्यवस्था पाई जाएगी। हो सकता है लिगेंड का स्थानांतरण हो जाए, हो सकता है आयनों का स्थानांतरण हो जाए, हो सकता है जल के अणुओं का स्थानांतरण हो जाए, हो सकता है बच्चों 2 उपसहसंयोजी यौगिक आपस में जुड़े हुए हों और उनमें आपस में आयनों का स्थानांतरण हो जाए। तो इस तरीके से ये सीधा सीधा आपका जैसे ज्यामितीय समाव्यवस्था है, तो ज्यामितीय समाव्यवस्था में बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि उसके लिगेंड की जो है सिस और ट्रांस में, है ना, जैसे आपके 90 डिग्री कोण पर जो बनाते हुए रहेंगे वो सिस कहलाएगा और ट्रांस जो होगा वो इसका विपरीत हो जाएगा। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बच्चों ध्रुवण समाव्यवस्था में इसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक समाव्यवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समाव्यवस्था। ठीक है, प्रकाशिक समाव्यवस्था। ठीक, तो ये आप लोगों को पढ़ना है, ये आपका बच्चों मेन टास्क है आज का। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों से गुजारिश है प्यारे बच्चों कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है वो बच्चा नोट्स ले ले। प्रॉपर तैयारी करने के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स ले ले। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आयनन समाव्यवस्था, एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, कोई भी यौगिक है बच्चों, जैसे हमारे पास यौगिक है ये कोबाल्ट है, यहां पर एक लिगेंड NH3 जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, और एक SO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और Br जुड़ा हुआ है। हालांकि SO4 है, ये SO4 है, ये SO4 है प्यारे बच्चों। ठीक, SO4 है और यहां पे आपका ब्रोमीन है।
इसको यदि हम आयन में विभक्त करें प्यारे बच्चों, आयन में विभक्त करें कि अब ये आयन क्या देगा, तो जब ये टूटेगा ना प्यारे बच्चों, टूटेगा तो ये दो भागों में टूटेगा, तो ये पॉजिटिव आयन देगा और ये आपका ऋणात्मक आयन देगा। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा कि ब्रोमीन जो है ऋणात्मक आयन है, लेकिन इसको स्थानांतरण कर दें, स्थानांतरण इस तरीके से कर दें कि सल्फेट को बाहर कर दें और ब्रोमीन को अंदर कर दें, तो ऐसी स्थिति में एक नया यौगिक बनेगा बच्चों। बाकी एक ही ब्रोमीन रहेगा, सल्फेट भी आयन एक ही रहेगा, NH3 भी वही रहेगा, कोबाल्ट भी वही रहेगा, लेकिन केवल आयनों का विनिमय हो जाएगा। आयन जो ब्रोमीन निगेटिव था वो अब अंदर पॉजिटिव वाले भाग में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो कोबाल्ट हो गया, NH3 आपके पास सही है, सल्फेट जो है अब वो बाहर हो गया, ब्रोमीन अंदर हो गया। अब प्यारे बच्चों सल्फेट जो है वो बाहर हो गया। अब इसको यदि हम आयन में तोड़ेंगे तो आप बड़े प्यार से कह सकते हो कि सर ये ऋणात्मक भाग तो ये है ही, सॉरी धनात्मक भाग है। अब सल्फर जो है सल्फेट जो है वो ऋणात्मक भाग में हो गया, यानी इसको तोड़ेंगे तो एक धनात्मक भाग, एक ऋणात्मक, कोई भी यौगिक होगा वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। तो यहाँ पर दो आयन से जिसको तोड़ेंगे बच्चों तो धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन आएगा। अब यहाँ पर देखो हमने आयन का विनिमय कर दिया है, तो जब बच्चों संकुल के अंदर स्थित समूह या बाहर स्थित आयनों के बीच समूहों का परस्पर परिवर्तन हो जाता है, विनिमय हो जाता है, तो यहाँ पे जो समव्यवस्था होती है उसे आयनीकरण समव्यवस्था कहते हैं। सिंपल है, अंदर का आयन बाहर चला जाए, बाहर का आयन अंदर आ जाए तो आयनन समव्यवस्था कहलाएगी बच्चों। आयनों का आदान प्रदान हुआ। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपका अणुसूत्र वही है, अणुसूत्र मतलब कोबाल्ट के साथ NH3 तो NH3 जुड़ा है, Br जुड़ा है, सल्फेट जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर आयन दोनों में अलग अलग हैं। देखो बच्चों यहां पर इसका हम विलायकन करेंगे तो ब्रोमीन निगेटिव होगा और यहां पर देखेंगे तो सल्फेट निगेटिव होगा, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के यौगिक जिनका संगठन तो समान है, देखिए संगठन तो समान है, मतलब जिन जिन से मिलकर बना था ये यौगिक वो यहां भी वही चीज है ना। ये जो है ये कोबाल्ट, NH3, सल्फेट और ब्रोमीन इन चार भाग से मिलकर बना है, यहां भी चार भाग है, लेकिन बच्चों विलयन में अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं, आयनिक समव्ययी कहलाते हैं। इन दोनों को यदि हम जलीय विलयन मिलाएं तो आयन में विभक्त होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा अपने मूल यौगिक में विभक्त नहीं होता है, आयन दोनों अलग अलग देंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहां पे ये सल्फेट परीक्षण दे देगा। जैसे मान लीजिए SO4 है, ये SO4 है, ध्यान रखना, SO2 लिखा है, ये सल्फेट परीक्षण दे देगा। सिंपल तरीके से कुल मिलाकर के आप लोगों को 1 मिनट में चीजें समझ में आई कि जब यौगिकों में आयनों का विनिमय हो जाए, अंदर का आयन बाहर और बाहर का आयन अंदर आ जाए, ऐसी स्थिति में बच्चों जो दोनों विलयन है यदि हम उसका जलीय विलयन बनाएं या उसका अपघटन कराएं तो दोनों में अलग अलग आयन मिलेंगे, जबकि उनका जो संगठन जिसे बोलते हैं, जिससे मिलकर बना हुआ है, उनकी मात्रा समान है, मतलब वो सेम है, दोनों में सेम है। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या हो गया, आयनीकरण समव्यवस्था हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इन दोनों का रंग भी अलग अलग होता है, जैसे इसका जो रंग है बच्चों आप लोगों को बता देता हूं, लाल बैंगनी रंग होता है। इनका गुण भी थोड़ा सा बताया ना, कुछ भौतिक प्रॉपर्टी भी बदल जाता है, तो इसका लाल बैंगनी रंग होता है और इसका प्योर बच्चों बैंगनी रंग होता है। लास्ट में मैं आपको यदि समय मिलेगा आप लोग दीजिएगा तो समय मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी दे दूंगा। अभी फिलहाल इतना क्लियर। और यदि बच्चों एग्जाम में 3 नंबर 2 नंबर में आता है तो आयनन समव्यवस्था या आयनीकरण समव्यवस्था में यहां से आप लोगों को यहां तक लिखना पड़ेगा। यहां पे SO4 है, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, हाइड्रेट समव्यवस्था। बड़ा पहले हम सरल समव्यवस्था लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कठिन भी ना लगे और आपको याद भी हो जाए बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें जल के अणुओं का बच्चों बाहर के आयन के साथ विनिमय होगा, जल के अणुओं का बाहर के आयन के साथ विनिमय होगा। कि बच्चों जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, जल विलायक के मतलब यौगिक को जल में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार की समव्यवस्था हाइड्रेट समव्यवस्था कहलाती है। यह आयनन समव्यवस्था के ही समान है। विलायक योजन समवयवों में केवल इतना अंतर होता है कि एक समवयव में विलायक के अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा बंधित होता है तथा दूसरे समवयव में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। बिल्कुल आप चिंता ना करें, थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप इतना समझो प्यारे बच्चों कि जैसे मैं कहता हूं, देखिए यहां पे थोड़ा सा यौगिकों में गड़बड़ी है,
तो यौगिकों की संख्या में मैं यहाँ पे थोड़ा सुधार करूंगा कि हो सकता है बच्चों यहाँ पे H2O की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको 1 ही नजर आएगा, तो इसलिए मैं H2O की संख्या यहाँ पे थोड़ा सा मैं सुधारूंगा। इसको मैं बोल के चलता हूँ बच्चों, मान लीजिए 6 है, H2O का होल 6 है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा होल 5 और 1 यहाँ चला गया। जैसे देखिएगा आपके पास एक संकुल यौगिक है बच्चों, क्रोमियम है, एक्वा के रूप में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं H2O, और प्यारे बच्चों Cl2 है, Cl2 है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों Cl2 ना करके आप इसको Cl3 कर दो, ठीक है, क्या कर दो, Cl3 कर दो, ठीक, Cl3, होल 4 हो 5, ठीक, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, Cl3, ठीक, Cl3 करना ही पड़ेगा, ये गड़बड़ है, यही तो मैं सोच रहा था यार टाइपिंग क्यों गड़बड़ है, ये CH3 है, फिर घट जाएगा, मैं आपको अलग से बताता हूं, देखना। ये बच्चों आपका CH3 है, 1 मिनट, Cl3 है, ठीक। चलो अब इसमें क्या होगा कि एक जलकाणु बाहर चला जाए तो ये बनेगा बच्चों क्रोमियम H2O का होल 4, ठीक है सर, और एक क्लोरीन अंदर आएगा। अब देखना जलकाणु बाहर जाएगा तो एक क्लोरीन अंदर आ गया तो Cl2 और ये H2O हो गया बच्चों, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों एक क्लोरीन जो है फिर अंदर आएगा, यहां पे 5 संख्या होगी सर, यहां पे संख्या कितनी हो जाएगी, 5, 6 थी तो 5, एक जलकाणु बाहर हो गया, फिर एक जलकाणु अंदर से बाहर हो जाए तो H2O का होल 4 हो जाएगा और Cl की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों यहां पे आपका क्लोरीन की संख्या 1 और 2H2 हो जाएगा। यहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि हाइड्रेट समव्यवस्था में जल के अणुओं का विनिमय होगा बच्चों, जो लिगेंड के रूप में जल का अणु जुड़ा हुआ है उसका विनिमय हो रहा है। मतलब इसको जब हम जल के साथ मिलाते हैं, विलायकन करते हैं, तो बच्चों एक प्रकार से ये हाइड्रेट समव्यवी कहलाता है। इसी को बोलते हैं विलायक योजन समव्यवस्था बच्चों, कि जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसमें जो भी समव्यवी पाए जाते हैं इनके बीच हाइड्रेट समव्यवस्था पाया जाता है, ठीक है। ये आयनन के जैसा आपने इसके पहले जस्ट अभी आपने क्या पढ़ा था, इसके में क्या पढ़ा था, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, लेकिन इन दोनों में बच्चों आयन अलग अलग मिले थे, लेकिन यहां पर सेम ही है, लेकिन यहां पे जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है। जल का अणु बच्चों अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों इनका रंग भी बताया था ना, बदल जाता है। जैसे यहां पर लिखा बैगनी रंग, तो वास्तव में इसका रंग हो जाता है बैगनी, और ये हल्का हरा रंग हो जाता है बच्चों, और ये गहरा हरा रंग हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कि हाइड्रेट समव्यवस्था में क्या होता है। हाइड्रेट समव्यवस्था बच्चों जल के अणुओं का आयनन समव्यवस्था की भांति ही अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, है ना। धीरे धीरे ये अलग अलग प्रकार से जल के अणुओं का विस्थापन परिवर्तन होता है, तो इनमें जो समव्यवी होती हैं वो हाइड्रेट समव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक बच्चों। थोड़ा सा देख लो, विलायक योजन समव्यव में केवल इतना अंतर होता है, मतलब आयनन समव्यवस्था में इसमें क्या अंतर होता है कि एक समव्यव में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा बंधित रहता है, तथा दूसरा समव्यव विलायक अणु के संकुल के क्रिस्टल जालक से मुक्त रूप में विद्यमान रहता है। मतलब जल का अणु एक अंदर सीधे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहता है और एक बाहर जुड़ा रहता है, लेकिन जो आयनन समव्यवस्था थी उसमें ऐसा नहीं था। आयनन समव्यवस्था जो आयन अंदर से बाहर आ गया, अब उसकी उपस्थिति अंदर नहीं थी, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा तभी आयनन समव्यवस्था में होगा। लेकिन यहां पर हाइड्रेट समव्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसके यदि अणु कुछ अंदर है जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं और कुछ अणु बाहर है जो कि स्वतंत्र अवस्था में है, ठीक है बच्चों। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों आपको, है ना। मतलब जल के अणुओं का जब इधर उधर आदान प्रदान होता है अंदर से बाहर, आयनन समव्यवस्था की भांति ये समव्यवस्था होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एग्जांपल बच्चों, इसको सुधार लेना। यहां पे आपका क्या रहेगा, Cl3 रहेगा, फिर Cl2 हो जाएगा, और भी आप एक और भूरा हरा रहता है, हल्का हरा रंग होता है, तो यहां पर आप भूरा भी लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होगी आप लोग। और फिर बच्चों गहरा हरा रंग हो जाता है,
ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए इसके बाद बच्चों अगले पेज पर चलते हैं और यहां पे आपका आ गया बंधन समव्यपता। ठीक है, बंधन समव्यपता। यदि एक यौगिक आप लोग थोड़ा सा याद कर लो तो बहुत अच्छे तरीके से, क्या इसमें पूरा यौगिक है? ये आपके पास यौगिक है, ठीक है सर। संकुल में इस प्रकार का व्यवहार की खोज की कि संकुल में नाइट्राइट लिगेंड ऑक्सीजन के द्वारा धातु से जुड़ा रहता है और लाल रंग का होता है, जिसमें नाइट्राइट लिगेंड नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है ना, ये पीले रंग का होता है। देखो मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, कभी कभी आपको ऐसे यौगिक मिलते हैं जिसमें बच्चों जिस लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं। देखो लिगेंड क्या कहलाता है? जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। जैसे बच्चों यहां पे यौगिक लिखा है, कोबाल्ट है, NH3 है, ये सीधा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। NO2 है, ये भी आपका बच्चों क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, आयन के रूप में क्लोराइड है। ठीक है, चीजें समझने की कोशिश करिए। ये बच्चों आपका NO2 है, यहां पे जो दाता परमाणु है N है प्यारे बच्चों, क्या है? N है। लेकिन इसी NO2 को ONO करने प्यारे बच्चों निगेटिव के रूप में रहता है, तो यहां पे दाता परमाणु ऑक्सीजन है। मतलब एक ही लिगेंड में ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु स्थित हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है। यानी लिगेंड कहलाने के लिए थोड़ा नाम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि दाता परमाणु की यदि मान बदल दी जाए, यानी दाता परमाणु ही बदल दिया जाए, जैसे यहाँ पे दाता परमाणु नाइट्रोजन है बच्चों, तो नाइट्रो हो जाता है। लेकिन नाइट्राइट ONO की बात करते हैं बच्चों तो नाइट्राइट हो जाता है। तो नाइट्राइट और नाइट्रो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि केवल और केवल दाता परमाणु है। तो ये आपका NO बच्चों, आपका सीधे N जो है ये दाता परमाणु, यहाँ पे O दाता परमाणु है। इसके आधार पर इनका रंग भी बदल जाता है। ठीक है, ठीक। यहां पे बच्चों ये जो नाइट्राइट लिखा है ना, तो ये जो है नाइट्राइट आपका ONO है, लेकिन ये जो NO2 है बच्चों इसे नाइट्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रो बोला जाता है। ठीक है, तो समाव्यपता तो आप सबको पता है कि अणु सूत्र जो है समान है। अणु सूत्र मतलब यदि प्यारे बच्चों NH3 NO2 Cl2, तो जो अगला यौगिक होगा उसमें भी आपका CO NH3 और NONO मतलब NO2 और Cl2 सेम, परमाणुओं की संख्या सेम रहेगी, लेकिन उनके कुछ परिवर्तन के कारण, यानी यहां पे बच्चों सीधा दाता परमाणु के बदलने के कारण सीधा सीधा यौगिक के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे एक आध एग्जाम्पल और बता दो सर आप। इसी तरीके से जैसे आपका एक यौगिक है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, कोबाल्ट है, ऐसा है, देखिएगा एक ऐसा यौगिक है, कोबाल्ट है, NH3 का होल 5 है और NO2 ही है और +2 है। इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं। दो प्रकार से कैसे? देखना बच्चों, कोबाल्ट है ना, NH3 है, NH3 की संख्या कितनी है? 5, तो 5 टोटल 6 जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 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 और यहां पे मान लीजिए NO2 है। ठीक, और ये +2 आयन के रूप में। अब प्यारे बच्चों इसका ही समय भी ऐसा हो जाएगा कि आपका कोबाल्ट ही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आपका NH3 है बच्चों, यहां भी NH3 है, यहां भी NH3 है, यहां भी NH3 है, यहां भी NH3 है, यहां भी, लेकिन यहां पे जोड़ने वाला ONO हो गया, ONO। और प्यारे बच्चों ये भी 2 पॉजिटिव। इनमें जो समाव्यपता पाई गई वो बंधन समाव्यपता, बंध बनाने वाला जो परमाणु है अलग अलग है, बाकी अणु सूत्र समान है। बंध बनाने वाला यहां पे नाइट्रोजन ने कोबाल्ट के साथ बंध बनाया है, यहां पे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन ने कोबाल्ट के साथ बंध बनाया है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बाकी बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा नाम भी पता होना चाहिए, और उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण मैंने बहुत बारीकी से समझाया है, उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों इसका नाम लिखते समय हम नाइट्रो लिखते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्रो। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नाइट्रो। लेकिन इसका नाम लिखते समय हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीटो। नाइट्रीटो। ठीक, तो क्लियर बच्चों इन दोनों में। अब आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे दो भिन्न भिन्न यौगिक रहेंगे जिनमें यदि हम अणुसूत्र की बात करेंगे तो अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन जो लिगेंड एक ऐसा है जिसमें दाता परमाणु भिन्न भिन्न है, लिगेंड सेम है। NO2 यहां भी है, ONO NO2 ही है, NO2 यहां भी है, यहां पे दाता परमाणु नाइट्रोजन, यहां पे दाता परमाणु ऑक्सीजन। ठीक, ठीक है सर, क्लियर हो गया है ना? ठीक, ये अपना बंधन समयवत्ता कंप्लीट हो गया। बंधन समयवत्ता कंप्लीट, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। देखो जरा बच्चों, जब केंद्रीय धातु से एक ही लिगेंड भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ता है तो प्राप्त संरचना भिन्न होती है, जो एक दूसरे के समवयवी होते हैं। इस घटना को बंधन समयवत्ता कहते हैं। इस प्रकार के लिगेंड को बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जॉर्जेन, ये देखो जॉर्जेनसेन, ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ही बताया था कि कुछ ऐसे संकुल भी पाए जाते हैं प्यारे बच्चों जिसमें क्या होता है कि एक ही लिगेंड में दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, और अलग अलग दाता परमाणु जब जुड़ जाते हैं तो भौतिक गुण उनका बदल जाता है और यौगिक भी अलग अलग हो जाते हैं, किंतु उनका अणुसूत्र समान रहता है। तो इनमें जो एक प्रकार की समयवत्ता पाई जाती है वो प्यारे बच्चों बंधन समयवत्ता पाई जाती है। अब आपका बच्चों उप सहसंयोजी समयवत्ता पाया जाता है, उप सहसंयोजी समयवत्ता। ठीक है, चलिए उप सहसंयोजी समयवत्ता के लिए आप लोगों को यहां पे एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने एग्जाम्पल समझ लिया तो मान लीजिए सब कुछ काम हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका एक एग्जाम्पल है बच्चों, कोबाल्ट है और NH3 का होल 6 है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहां पे क्रोमियम है, Cn का होल 6। यहां पे इसके दो भाग हैं। सबसे पहली बात तो दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग, इसके दो भाग हैं। इसमें धनात्मक भाग भी और ऋणात्मक भाग, दोनों के दोनों उप सहसंयोजी यौगिक हैं। उप सहसंयोजी यौगिक है, एक धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग। अब ये धनात्मक ऋणात्मक भाग भाई दोनों के दोनों उप सहसंयोजी, और इनके अंदर यदि आयनों का विनिमय हो जाए, इनके अंदर यदि आयनों का विनिमय हो जाए तो फिर समझ लो ये उप सहसंयोजी, मतलब उप सहसंयोजी यौगिक हैं दोनों, इसलिए इसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजी समयवत्ता। कि जब धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संकुल हो, यानी ये भी आपका धनात्मक है, ये भी आपका, ये आपका ऋणात्मक है, तो धनात्मक भी ऋणात्मक भी ये दोनों संकुल आयन होते हैं। ये जो प्लस आयन ये भी संकुल आयन है, ये निगेटिव ये भी संकुल आयन है। तो धन आयन एवं ऋण आयन के बीच लिगेंड के परस्पर परिवर्तन से जो समयवत्ता प्राप्त होती है बच्चों, धन आयन का लिगेंड और ऋण आयन का लिगेंड आपस में चेंज हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब जो अभी Cn क्रोमियम के साथ जुड़ा है बच्चों, ये Cn कोबाल्ट के साथ जुड़ जाएगा। Cn किसके साथ जुड़ जाएगा? कोबाल्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? Cn जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? कोबाल्ट के साथ। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्रोमियम जुड़ जाएगा NH3 के साथ, ये पॉजिटिव है इसलिए पहले इसको लिख रहे हैं। और प्यारे बच्चों कोबाल्ट जो है Cn के साथ जुड़ जाएगा, ये निगेटिव इसलिए इसको बाद में लिख रहे हैं। नहीं तो आप परेशान कर दो, बोलो सर क्रोमियम को आपने बदल दिया। नहीं नहीं नहीं, Cn गया है कोबाल्ट के पास और NH3 गया है Cr के पास। लेकिन बच्चों ये पॉजिटिव चीज है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। अब यहां पर देखो जरा, ये धनात्मक भाग है, ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक भाग लिखते समय आप सबको पता होना चाहिए कि धनात्मक को पहले प्राथमिकता दी जाती है और ऋणात्मक को बाद में दी जाती है। इसलिए बच्चों ऐसा हो गया। केवल यहां पर देखो क्रोमियम के साथ Cn था तो कोबाल्ट के साथ Cn हो गया, ठीक है। और बच्चों कोबाल्ट के साथ NH3 था तो Cr के साथ NH3 हो गया। तो यहां पर देखो कि जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भाग संकुल यौगिक हो या संकुल आयन हो, फिर उनमें आयनों का जो विनिमय होता है बच्चों, परस्पर विनिमय से, लिगेंडों के विनिमय से जो आपका समयवत्ता प्राप्त होता है वो उपसहसंयोजी समयवत्ता होता है,
ठीक, चलिए ये क्लियर आप लोगों का। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना था ना, 4 समय अब तो हमारे पास हो गए, तो ये आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा ये नोट्स रहता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेने के लिए सर, तो नोट्स 1 मिनट भाई। चलो ये नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पहले अपन ने आयनीकरण समयवत्ता की बात करी थी। आयनीकरण समयवत्ता बच्चों बढ़िया प्यार से यहाँ पे समझाया गया है। इसके बाद आपका हाइड्रेट समयवत्ता बता दिया गया। हाइड्रेट समयवत्ता क्या होता है? सीधा सीधा बच्चों जल के उदासीन लिगेंड या क्रिस्टल जल के रूप में उपस्थित रह सकता है उन यौगिकों में जिनका संगठन समान परंतु जल के अणुओं की संख्या लिगेंड के रूप में तथा किलासीय जल अणुओं के रूप में अलग अलग हो जाता है बच्चों। क्रिस्टलीय जल अणुओं के रूप में रहेगा यहाँ पे। इसको आप लोग थोड़ा सा क्रिस्टलीय बना लेना, यहाँ पे क्रिस्टलीय है, ठीक है, ये क्रिस्टलीय है बच्चों, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगले पेज में चलते हैं। तो ये उदाहरण है पूरा बच्चों बंधन समयवत्ता, ये भी आपको समझा दिया गया है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। ये बच्चों पहले का दूसरे का स्क्रीनशॉट है हाइड्रेट समयवत्ता का, फिर आपका बंधन समयवत्ता हो जाएगा आपका। ये बंधन समयवत्ता, यहां पर देखो बंधन समयवत्ता में भी यहां भी थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है। तो दूसरे एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे थोड़ा देखना कि यहाँ पर S जो है दाता परमाणु है बच्चों, यहाँ पर N जो है दाता परमाणु है, ठीक है। ये यहाँ पे S दाता परमाणु है, यहाँ पे N दाता परमाणु, तो दाता परमाणु के आधार पर यहाँ पर इनका व्याख्या कर दिया जाता है, ठीक, ये चीज हो गया। इसके बाद सर आगे चलिए। हाँ, ये चीज आप लोगों ने पढ़ लिया, उपसहसंयोजी समयवत्ता। उपसहसंयोजी समयवत्ता बच्चों बड़े प्यार से आपको समझाया। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों में बच्चों देखिए यहाँ पे कोबाल्ट NH3 के साथ तो CrNH3 के साथ हो गया, CrNH3 के साथ बच्चों चेंज कर दिया अपन ने, ठीक है। ये सीधा 2 संकुल, धनात्मक संकुल ऋणात्मक संकुल, दोनों संकुल ही हैं और फिर इनमें आयनों का विनिमय हुआ बच्चों। तो यहां पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, मुद्दे की बात करेंगे। इसके बाद जो अपना आएगा बच्चों, इसके बाद जो आपका ज्यामितीय समयवत्ता और प्रकाशिक समयवत्ता, ये 2 समयवत्ता आपको पढ़ना है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रकाशिक समयवत्ता, कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों प्रकाशिक समयवत्ता, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन यहाँ पे थोड़ा सा यौगिक थोड़ा सा यहाँ पे कठिन है, मैं एक सरल एग्जाम्पल दूंगा। प्रकाशिक समयवत्ता में बहुत ज्यादा नहीं, सीधा सीधा बच्चों दर्पण प्रतिबिंब हो। प्रकाशिक समयवत्ता का मतलब एक आपने यौगिक रखा, उसकी संरचना बनाई और बीच में दर्पण रख दिया, तो उसका सीधा 2 कॉपी थोड़ा सा दर्पण में कैसा विपरीत बनता है बच्चों, तो दर्पण प्रतिबिंब जैसा एक प्रतिबिंब बन जाए तो आपका क्या कहला जाएगा? प्रकाशिक समयवत्ता कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बच्चों? प्रकाशिक समयवत्ता। ये आपके एथिलीन डाइमीन की बात की जा रही, तो यहां पे भी आपका NH2 है बच्चों, यहां भी आपका NH2 है। ये NCERT बुक का है, ये NCERT में रहता है। यहां भी आपका NH2 है, यहां भी आपका NH2 है। एथिलीन डाइमीन से बना हुआ है, एथिलीन डाइमीन से बना हुआ। बड़ा सिंपल है, दिखने में बड़ा कठिन लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है। देखो इस प्रकार की समयवत्ता ऐसे 2 समान यौगिकों में पाई जाती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ऐसे समयवत्ता को असममित के कारण उत्पन्न प्रकाशिक समयवत्ता कहते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल है बच्चों, इसमें आप लोग यदि बीच में दर्पण रख दोगे तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बोलो सर ये हमको बनेगा ही नहीं, है ना, ये बहुत कठिन लग रहा है, और जबकि कठिन नहीं है, जबकि कठिन नहीं है प्यारे बच्चों। बोलो तो इसको मैं अच्छे तरीके से एक बार डायग्राम बना के बता दूं, नहीं तो आप लोग इतने समझदार हो यार, कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है ना। बोले सर कठिन तो लग रहा है हमें, थोड़ा सा आप एक बार इसका डायग्राम बना ही दो। चलो देखो बच्चों थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट में बच्चों एक ऐसा आप लोगों को बना लेना है, फिर इसको थोड़ा सा यहां पे आप ऐसा बना लीजिएगा, ठीक। ठीक है बच्चों, ऐसा यदि बना लेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब सेम ऐसा ही, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहां पे कोबाल्ट करता हूं, यहां पे कोबाल्ट करता हूं, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा।
देखो ऐसा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, और जो ये आपने बनाया था ये तो बिल्कुल सर ऐसे ही दर्पण प्रतिबिंब। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सेम ऐसा दर्पण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। जैसे मैं कहता हूं यहां पे आपका एथिलीन डायमीन जोड़ रहा हूं ना, एथिलीन डायमीन जोड़ रहा हूं, तो जैसे मैं यहां पे एथिलीन डायमीन जोड़ूंगा, जैसे इसको मैं यहां पे ऐसा जोड़ दिया ऐसा, तो यहां पे भी ऐसा जुड़ेगा और ऐसा जुड़ेगा, बड़े प्यार से। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मैं एथिलीन डायमीन जोड़ रहा हूं यहां पे, जैसे मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूं बच्चों, तो यहां पे आपका NH2 जुड़ेगा, यहां भी आपका NH2 जुड़ेगा। एथिलीन डायमीन तो यहां पे CH2 हो गया, फिर कुछ दूर में CH2 हो गया, और फिर ये CH2 हो गया, और फिर ये हो गया। देखो ऐसा जुड़ा है। सेम कंडीशन यहां पे भी अपन को करना है, सेम कंडीशन बच्चों। जैसे यहां पे अपना NH2 हो गया, यहां भी अपना NH2 हो गया, तो सेम कंडीशन CH2 हो गया बच्चों, ये हो गया। देखो दर्पण प्रतिबिंब है कि नहीं? आप लोग देख लो, अभी जस्ट हमने यही चीज तो बताया था, एकदम दर्पण प्रतिबिंब, एकदम दर्पण प्रतिबिंब बच्चों, एकदम दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, अब आप लोगों को लगेगा कि सर और हमको एथिलीन डायमीन जोड़ना है। जैसे यहां पर हम एथिलीन डायमीन जोड़ना चाहते हैं, यहां पे जैसे अपना NH2 हो गया, देखना यहां पे अपना NH2 हो गया बच्चों, ठीक, यहां भी अपना NH2 हो गया, इनके साथ जोड़ेंगे हम, यहां पे NH2 है, CH2 ऐसा, यहां भी बच्चों NH2 हो गया, CH2, फिर ये जुड़ जाएगा NH2, एथिलीन डायमीन। ठीक, ये भी हो गया। सेम कंडीशन यहां पे जुड़ने वाला है, जैसे NH2 कर दिया, ठीक है, CH2, NH2। ठीक, अपन ऐसा करेंगे बच्चों, यहां पे NH2, CH2, NH2। अब बताओ, और बहुत दिक्कत है तो इसको भी ऐसा जोड़ दो, तो अब आप लोगों को कभी भी इस डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। और आप लोगों के तो एक NCERT में इतना सिंपल दिया रहता है, कोबाल्ट है, बोले भैया इधर जुड़ा हुआ है एथिलीन डायमीन, एक इधर जुड़ा हुआ है एथिलीन डायमीन, एक इधर जुड़ा हुआ है एथिलीन डायमीन। बोला इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे आपका कोबाल्ट है, एक इधर जुड़ा है एथिलीन डायमीन, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है एथिलीन डायमीन, एक इधर जुड़ा है एथिलीन डायमीन। ऐसा रहता है, या कि कुछ ऐसा भी मिल जाता है, ऐसा भी चित्र बना रहता है एथिलीन डायमीन। तो जैसा भी NCERT के अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोगों को ये वाला बनाना है बढ़िया। एक आप लोगों को बता देना है, ये आपका बच्चों एथिलीन, कोबाल्ट के साथ 3 एथिलीन डायमीन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब आप बताओ इसको कौन समझ नहीं पाया, आसानी से बना पाएगा? अच्छा, मैंने इसको एक्स्ट्रा भी बना दिया था सर, चलो इसको मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था, तो इसको मैं कटा देता हूं। ठीक है, कोबाल्ट है, ठीक, चलो ये अपना कंप्लीट होता है। और बच्चों इसके बाद अपना ज्यामितीय समव्यवस्था आ जाता है। ज्यामितीय समव्यवस्था, ज्यामितीय समव्यवस्था में 2 प्रकार की समव्यवस्था पाई जाएगी, सिंपल सा, एक सिस और एक ट्रांस। देखना थोड़ा समझने का, इसमें सिस ट्रांस समव्यवस्था भी कहते हैं, जब केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर 2 समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती अर्थात 90 डिग्री पर होते हैं तो उसे सिस समव्यवी कहते हैं। और जब बच्चों विकर्ण में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस समव्यवी कहते हैं। मतलब संरचना जब बनाते हैं हम यौगिकों का, संरचना जब बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे? संरचना में जब पास पास रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक यौगिक है
और यौगिक में बच्चों 4 लिगेंड जुड़े हैं। तो सेम लिगेंड जब पास पास स्थित होंगे तो आपका वो सिस कहलाएगा, और विपरीत रहेंगे बच्चों तो ट्रांस कहलाएगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लो सर, हमारे पास प्लेटिनम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेटिनम है और यहां पर हम बात करते हैं Cl2 है और NH2 है, इसका होल ट्वाइस, ये अपने पास यौगिक है। ठीक, यौगिक में बच्चों इसको अपन इस तरीके से बनाते हैं, देखना अपने तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक, यहां पे आपका टोटल यहां पे बच्चों आपका क्लोरीन जुड़ गया, यहां पे क्लोरीन, तो यहां पे NH3 और यहां पे NH3। तो देखो अभी विकर्ण में क्या स्थिर है, क्या नहीं है, ये 90 डिग्री पर है, दोनों 90 डिग्री पर है, यहां भी दोनों 90 डिग्री पर है, Cl दोनों 90 डिग्री पर है, यहां पे NH3 दोनों 90 डिग्री पर है। लेकिन इसी को कुछ इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर दें, इसको इस तरीके से कर दें कि जैसे क्लोरीन यहां है तो एक क्लोरीन यहां डाल दें, और NH3 यहां है बच्चों तो NH3 यहां पे डाल दें। अब इनके बीच यदि कोण की बात करें तो इनके बीच जो कोण है आप बताओगे सर, इनके बीच विकर्णवत ये स्थित है और इसके बीच 180 डिग्री कोण है, तो इसे बोल देंगे सिस समावयवी और इसे बोलेंगे ट्रांस समावयवी बच्चों। तो जो आपका प्रकाशिक समवयवता पाया जाता है, कहां चला गया भाई, हाँ सॉरी, ज्यामितीय समवयवता जो पाया जाएगा बच्चों, ज्यामितीय समवयवता, तो इसमें सिस और ट्रांस समवयवी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर 2 समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, उसे सिस समवयवी, और विकर्णवत होंगे, जो विकर्ण में स्थित होंगे 180 डिग्री कोण बनाएंगे, उन्हें हम ट्रांस समवयवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बच्चों इन समवयवी जो गुण पाया जाता है उसे हम ज्यामितीय समवयवता के नाम से जानते हैं। हाँ, एग्जाम में इतना ही लिखना है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल बताया गया कि समवयवता प्रायः वर्ग समतली और बच्चों अष्टफलकी होता है, उन्हीं में ये जो ज्यामितीय समवयवता पाई जाती है। हो सकता है इसके आगे अपना नया पेज हो और उसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को उदाहरण भी मिल जाए देखने को, तो ये देख लो थोड़ा सा उदाहरण। चलो यहां पे आप लोग दोनों का उदाहरण देख लो, बड़े प्यार से देख लो जो बताया था बच्चों। यहां पर देखो क्लोरीन जो है 90 डिग्री पर है, NH3 90 डिग्री पर है। ठीक है, यहां पे बच्चों क्लोरीन 180 डिग्री पर है, NH3 भी 180 डिग्री पर है। तो ये इनमें जो समवयवता पाई गई तो इसमें ज्यामितीय समवयवता पाई गई। मतलब ज्यामिति में लिगेंड इस प्रकार से हैं जब निकटवर्ती स्थित है, निकटवर्ती दोनों 90 डिग्री पर है बच्चों, देखो ना जरा 90 डिग्री पर है, तो ये आपका निकटवर्ती है, पास पास स्थित है, तो यहां पर सिस समवयवी। और ये ट्रांस कब कहलाया, जब ये बच्चों विकर्णवत स्थित है या 180 डिग्री पर स्थित है। यहां पर भी आप देख लो बच्चों, जैसे यहां पर आप देखो NH3 ये NH3 90 डिग्री पर है, तो ये आपका सिस समवयवी हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर आपका ट्रांस हो जाएगा, ये आपका जैसे कोबाल्ट यहां पर देखो बच्चों पास निकटवर्ती पास पास है, लेकिन कोबाल्ट बिल्कुल दूर दूर है। ठीक है, तो यहां पर 180 हो जाता है, इस तरीके से यहां पे ट्रांस समवयवी हो जाता है क्लोरीन के सापेक्ष। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का समवयवता, और यही चीज नोट्स में दिया जाता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, यही चीज नोट्स में दिया जाता है। और जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए तो मात्र 100 रुपए का चार्ज है, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।